आज हमको जिस टॉपिक पर चर्चा करना है वो है क्या, भारतीय संविधान का भाग 1 या पार्ट 1 कौन सा है? संघ और राज्य। ठीक है, यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है, ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 के अंतर्गत 1 से लेकर 4 आर्टिकल्स हैं जो पढ़े जाते हैं। अनुच्छेद 1, ठीक, पहला यही होगा। देखिए, संविधान में अलग अलग पार्ट हैं, इनमें जो सबसे पहला पार्ट है वो क्या है? यूनियन एंड इट्स स्टेट्स, संघ और राज्य। ठीक है, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 4 आर्टिकल्स हैं। कौन से? 1, 2, 3, 4। ठीक है, पहला आर्टिकल देखिए क्या, भारत अर्थात इंडिया, ठीक है, क्या राज्यों का संघ होगा। ठीक, पहला आर्टिकल क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, इसमें दो बातें हैं। पहला तो ये नामकरण को लेकर के, क्या संविधान सभा ने दो नाम एक्सेप्ट किए हैं। कौन से? एक भारत और दूसरा कौन सा? इंडिया। मतलब क्या, इस भौगोलिक क्षेत्र के दो नाम मान्य है, या फिर कह सकते हैं कि उनको कानूनी मान्यता प्राप्त है। वो है कौन सा? एक भारत और दूसरा क्या है? इंडिया। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी बात यहाँ पर अनुच्छेद 1 में कही जाती है, आर्टिकल 1 में कही जाती है कि भारत राज्यों का संघ होगा। मतलब क्या? यूनियन ऑफ स्टेट्स। समझिए, यूनियन ऑफ स्टेट मतलब क्या? भारत में जितने भी राज्य गठित किए गए हैं, ठीक है, उन सभी राज्यों को पहली बात तो ये कि उनको संघ से अलग होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि ये जो राज्य हैं, जो भारत संघ के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं, वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है, जैसा कि अमेरिकी संविधान में है। आ रही बात समझ में? संसद चाहे तो, या फिर कहते कि केंद्र चाहे तो कभी भी इन राज्यों को पुनर्गठित कर सकता है। मतलब क्या, जो भारत और उसके राज्य अविनाशी संघ के विनाशी राज्य हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 1 समझ में आया क्या? दो चीजें हैं। पहला नामकरण कि भारत अर्थात इंडिया, संविधान सभा ने दो नामों को कानूनी मान्यता प्रदान की है। कौन सा? भारत और इंडिया। और आर्टिकल 2 क्या कहता है कि राज्यों का, सॉरी, आर्टिकल 1 में ही दूसरा हिस्सा क्या है? राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब कि भारत के अंतर्गत जितने भी राज्य गठित किए गए हैं, उनको संघ से या भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, ये आर्टिकल 1 हो गया। आर्टिकल 2 यानी कि अनुच्छेद 2 में, ठीक है, विदेशी राज्यों का विलय, विदेशी राज्यों का विलय। ठीक, विदेशी राज्यों का विलय का मतलब क्या होगा? इसके अंतर्गत, मतलब अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद को यानी कि पार्लियामेंट को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वो जैसा उचित समझे, ठीक है, यदि वो कोई क्षेत्र प्राप्त करते हैं। अब क्षेत्र प्राप्त करने का तरीका क्या क्या हो सकता है? एक तो युद्ध द्वारा अर्जित करते हैं, या किसी समझौते द्वारा, ठीक है, समझौते या उपहार, कोई भी तरीका हो सकता है। ठीक है, या तो युद्ध के द्वारा, या किसी समझौते से, या वॉर के थ्रू, या अग्रीमेंट के थ्रू, या उनको गिफ्ट स्वरूप क्या कुछ भौगोलिक क्षेत्र अगर मिलता है। कौन सा भौगोलिक क्षेत्र? जो पहले से भारतीय संघ का हिस्सा ना हो। ठीक है, मतलब क्या कि हम जितने भी एरिया में वर्तमान में भी संघ स्थापित है या यूनियन है, उसके अलावा अगर भारत को इन अलग अलग विधियों से, या जैसा संसद सही समझे, विधि सम्मत हो, कानूनी तरीके से, युद्ध द्वारा या समझौते से या उपहार के द्वारा अगर कोई भौगोलिक क्षेत्रफल प्राप्त होता है, तो उसको क्या कर सकते हैं? हम भारतीय संघ में मिला सकते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन, इस बात को ध्यान रखें, कंडीशन ये है कि वो जो भी जगह जिसको हम भारतीय संघ का हिस्सा बना रहे हैं, वो पहले से भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या कि भविष्य में हम अगर कभी पाकिस्तान या नेपाल या भूटान या श्रीलंका को कैप्चर करते हैं, है ना, या उसमें भारतीय संघ का उसको हिस्सा बनाते हैं, तो वो कौन से आर्टिकल के थ्रू होगा? आर्टिकल 2 के तहत होगा। ठीक है, अब आते हैं आगे क्या? आर्टिकल 3 में अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या है? राज्य पुनर्गठन। कौन सा? राज्य पुनर्गठन। देखिए, राज्य पुनर्गठन का मतलब क्या कि संसद के पास में ये अधिकार होगा, ठीक है,
संसद यानी कि पार्लियामेंट के पास में ये अधिकार होगा कि वो जैसा उचित समझे या विधि द्वारा किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना दें या एक राज्य को चार अलग अलग राज्यों में तोड़ दें, उसका नाम बदल दें। समझ में आ रही बात? मतलब क्या कह रहा हूं, किसी भी राज्य का यानी कि स्टेट का, ठीक है, स्टेट का ज्योग्राफिकल हो चाहे नॉमेनक्लेचर की बात करें, ठीक है, ज्योग्राफिकल मतलब क्या, एरिया को कम ज्यादा कर सकता है, एक राज्य को तोड़कर एक से अधिक राज्य बना सकते हैं, या दो राज्य के क्षेत्रफल को मिलाकर एक राज्य बना दें, उसका नाम बदल दें। समझ में आ रही बात? तो ये क्या है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है, ठीक। लेकिन ऐसा कोई भी जो कहना चाहिए कि बिल, देखिए संसद में काम कैसे होता है, कोई भी लॉ या एक्ट पास करना हो तो उसके लिए एक बिल पे रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तो वो जो बिल होगा खास करके इसके लिए कौन सा, आर्टिकल 3 को एप्लीकेबल करने के लिए, अगर कोई मान लीजिए छत्तीसगढ़ राज्य बना, ठीक है ना, तो छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए पहले एक बिल रिप्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, किसी भी तौर पर हो, एक बिल रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसा कोई भी बिल जो स्टेट के नाम चेंज करने या एरिया चेंज करने या स्टेट को एक से दो बनाना या दो से एक स्टेट बनाने के लिए अगर कोई भी ऐसा बिल पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उस चीज के लिए क्या है, राष्ट्रपति की अनुमति लेनी जरूरी होती है। उसमें क्या, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पूर्वानुमति आवश्यक होती है, ठीक है। मतलब पहले आप परमिशन लेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, उसके बाद ही ऐसा बिल कोई रिप्रेजेंट करेंगे आप पार्लियामेंट में। उसके बाद क्या होगा कि जो संबंधित राज्य है, ठीक है, कुछ समय के लिए उसको, जो जिस राज्य में हमको नाम में या उसके एरिया में छेड़छाड़ करना है, उस राज्य से भी राय मांगी जाती है, ठीक है। उसको कुछ दिन का समय दिया जाता है, जिस बीच में उनको क्या होता है, अपना जो ओपिनियन होता है वो देना होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रहे कि राज्य अगर कोई भी ओपिनियन देता है तो वो संसद पर यानी कि पार्लियामेंट में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उस पर बाध्यकारी नहीं होता है, मतलब उनको कंपलसरी मानना है ये जरूरी नहीं होता है, ठीक है। हालांकि संसद एक कहना चाहिए कि परंपरा रही है कि राज्य से पूछ लिया जाता है कि आपके बाद इस बिल के बारे में आपकी क्या राय है कि हम ऐसा से कुछ काम करने वाले हैं। और अगर बाद में कोई अमेंडमेंट रिप्रेजेंट भी किया जाता है तो जरूरी नहीं है कि हर बार राज्य से अनुमति ली जाए। आ रही बात समझ में? आर्टिकल 3 राज्य पुनर्गठन, यानी कि संसद के पास ये शक्ति होगी कि वो किसी भी एक राज्य को दो से एक से अधिक राज्य बना दे, किसी राज्य का नाम बदल दें, उसका एरिया कम या ज्यादा सब कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई बिल रिप्रेजेंट करने के लिए पहले उसको राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का परमिशन लेना जरूरी है पहले से कि हम ऐसा कोई काम करने वाले हैं। दूसरी चीज, जिस राज्य के लिए ये किया जा रहा है उस राज्य के विधानसभा में भी इसके क्या होता है, इसमें इनकी राय मांगी जाती है, लेकिन उनका जो सुझाव होता है ना, उनका जो ओपिनियन होता है वो लोकसभा या राज्यसभा बाध्यकारी नहीं होता, यानी कि वो कंपलसरी नहीं होता है कि उस चीज को करें। क्लियर है? तो ऐसे ही छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सारे जो स्टेट्स बनाए गए वो कौन से आर्टिकल के तहत बनाए गए थे? आर्टिकल 3 के तहत बनाए गए थे। आगे आते हैं कौन सा, आर्टिकल 4 पे। आर्टिकल 4 ये इस चीज को डिक्लेयर करता है, ठीक है, कि देखिए एक आर्टिकल है कौन सा, 368। कौन सा एक आर्टिकल है? 368, जिसके तहत संविधान का क्या होता है, संशोधन किया जाता है, ठीक है। कोई भी अगर संशोधन करना हो संविधान में तो कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है? आर्टिकल 368 के तहत कहा जाता है। अब इसी के बाद में एक और आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 13, जिसमें क्या किया है, डेफिनेशन ऑफ लॉ, यानी कि क्या, विधि की परिभाषा। विधि की परिभाषा मतलब किसको लॉ समझा जाएगा या नहीं समझा जाएगा, कानून किसको समझे जाएंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 368 मतलब ये आर्टिकल 4 में साफ साफ ये कहा गया है कि आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 से संबंधित अगर कोई काम करना है, मान लो किसी दूसरे स्टेट को हम मिला रहे हैं, ठीक, किसी स्टेट का नाम बदल रहे हैं या एरिया बदलने की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए बिल रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, मैंने कहा था, जो कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से आएगा, हाँ कि नहीं। तो इसके लिए ये कहा जाता है कि उस बिल को पास करने के लिए, ठीक है, जो मेजॉरिटी चाहिए होती है वो सामान्य बहुमत से या सामान्य विधायी प्रक्रिया से
उसको क्या किया जा सकता है, उस बिल को पारित किया जा सकता है। इसके लिए किसी भी प्रकार से संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब क्या, आर्टिकल 2 और 3 से रिलेटेड अगर कोई काम करना है संसद में तो उसको सामान्य विधायी प्रक्रिया, ठीक है, सामान्य विधायी प्रक्रिया का मतलब जो जनरली हम किसी बिल को पास करते हैं उसी तरीके से पास किया जाएगा। इसके लिए किसी भी प्रकार से आर्टिकल 368 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसको करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये क्या कौन डिक्लेयर करता है, आर्टिकल 4 डिक्लेयर करता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अनुच्छेद 4 के अंतर्गत ये कहा गया है कि किसी भी आर्टिकल 2 या 3 के अंतर्गत अगर किसी राज्य का नाम, क्षेत्रफल या किसी राज्य को हम विलय कर रहे हैं तो ये संसद की सामान्य विधायी प्रक्रिया से किया जा सकता है। इसके लिए किसी भी प्रकार से आर्टिकल 368 के अंतर्गत होने वाले संविधान संशोधन के प्रक्रिया का पालन करने के लिए संसद बाध्य नहीं है। ये समझ में आया। अब देखिए, अब जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि किसी राज्य को हम मिला सकते हैं, तो क्या किसी राज्य को हम किसी दूसरे देश को दे भी सकते हैं? ये सारी चीजें विवाद पर है। अब एक एक करके इस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं किस पर, राज्य पहले इस पे आते हैं अनुच्छेद 2 में विदेशी राज्यों का भारत संघ में विलय। इसके लिए कुछ आपको अमेंडमेंट्स याद रखने हैं। एक अमेंडमेंट कौन सा याद रखना है आपको, 100th अमेंडमेंट, ठीक है। 100th अमेंडमेंट था कौन सा, ये आपका आर्टिकल 2 के तहत था कि विदेशी राज्यों का भारत संघ में विलय। मतलब क्या कि आप अगर किसी विदेशी क्षेत्र को मिला सकते हैं तो क्या किसी दूसरे देश को अपना क्षेत्र दे भी सकते हैं। तो इस चीज का एग्जाम्पल क्या है, ये है 100th अमेंडमेंट है, जिसके अंतर्गत आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और बांग्लादेश और शायद मिजोरम का भी कुछ हिस्सा, कुल मिलाकर 111 किलोमीटर के आसपास का जो 111 जो एरियाज हैं, है ना, छोटे छोटे एरियाज थे। कितने टोटल, 111 एरिया, जिनका बाउंड्री अगर देखा जाए तो लगभग 6.1 किलोमीटर के आसपास का जो बाउंड्री था वो हमने बांग्लादेश को दिया था। तब तो ये आपका 100th अमेंडमेंट से, 100वां संविधान संशोधन से लगभग 111 छोटे छोटे जगहों को, जो कि लगभग 6.1 किलोमीटर का बाउंड्री बनाते थे, बाउंड्री शेयर करते थे, किसके साथ में, बांग्लादेश के साथ में, जो जनरली कहना चाहिए कि बाउंड्री को लेकर के या बॉर्डर को लेकर के डिस्प्यूट था, जिसको हमने सॉल्व करने के लिए संविधान में 100वां संशोधन किया था, जिसके तहत क्या, भारत बांग्लादेश सीमा विवाद को सुलझाया गया था। ये पहला चीज। दूसरा आता है कौन सा, आर्टिकल 3 पे। आर्टिकल 3 आपका राज्य पुनर्गठन है। राज्य पुनर्गठन के लिए देखो, देश आजाद हुआ, देश के आजाद होने के बाद में राज्यों की अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए थे। मतलब हमारे पास जो पहले स्टेट्स थे उनको मध्य प्रांत, बरार, है ना, ये सब अलग अलग इस तरीके से नाम में क्या डिवाइडेड थे सब, ठीक है। तो उनको जो अलग अलग स्टेट थे और जो भाई देशी रियासतों का भी विलय किया गया था नहीं किया गया था। बहुत सारे देशी रियासत थे, फिर बहुत सारे ब्रिटिश प्रोविंसेस थे जिनके अलग अलग नाम थे। उन सबको एक वल्लभ भाई पटेल ने सबको एक मिलाकर के एक कहना चाहिए क्या, भारत का निर्माण किया था। तो उन अलग अलग स्टेट्स को 4 ए बी सी डी इस तरीके से 4 ग्रुप्स में रखे हुए थे, ठीक है। तो बात आई इन सभी राज्यों के फिर से नामकरण करने का या भौगोलिक पुनर्गठन करने का, ठीक। इसके संबंध में सबसे पहले जो समिति गठित की गई थी वो क्या थी, एस के धर की अध्यक्षता में लगभग 1953 के आसपास, 1953-54 के आसपास में एक समिति गठित की गई थी, ठीक है। इन्होंने 1953-54 में अपनी अनुसंधान जो रिकमेंडेशंस थे वो रिप्रेजेंट किए। इन्होंने मतलब इनका जो ओपिनियन था या रिकमेंडेशन था वो ये था कि राज्यों को अगर फिर से पुनर्गठित करना, यानी नए स्टेट्स बनाने हैं, तो उसका भाषा आधार नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, लोगों में डिमांड उठ रही थी, हम छत्तीसगढ़ वाले पार्ट में भी पढ़ते हैं कि हमको भाषा के आधार पर राज्य चाहिए, ठीक है। तो इस विवाद को सुलझाने के लिए समिति गठित की गई। कौन सा, एस के धर समिति गठित की गई। एस के धर ने अपना ओपिनियन दिया या रिकमेंडेशन दिया कि राज्य पुनर्गठित किए जाने चाहिए, लेकिन इन्होंने भाषा को आधार नहीं माना, ठीक है, भाषा के आधार पर नहीं, जबकि क्या, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर।
ठीक है, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर उन्होंने क्या है, राज्य गठित करने की अनुशंसा दी। क्लियर है। इसके बाद एक दूसरी समिति आएगी, कौन सा, जेपीवी समिति, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और कौन, वल्लभ भाई पटेल। जेपीवी या जेवीपी भी कई जगह पर लिखा होता है, तो जेपीवी या जेवीपी ये भी 1953-54 के आसपास की एक समिति थी, ठीक है, जो गठित की गई। कौन तीन लोग थे, तो जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और कौन, वल्लभ भाई पटेल। इन तीनों की अध्यक्षता में एक फिर से एक राज्य पुनर्गठन के संबंध में या उसके रिकमेंडेशन के लिए एक समिति गठित की गई। इन्होंने भी इसी बात को जोर दिया कि आप भाषा के आधार पर राज्य गठन नहीं कर सकते। इन्होंने भी क्या, भाषा के आधार पर अगर राज्य बनाना, तो इस बात को इन्होंने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। लेकिन फिर भी हुआ ये कि एक कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कौन, पोट्टी श्रीरामुलु, ठीक है, पोट्टी श्रीरामुलु, इन्होंने लगातार तेलुगु भाषी राज्य बनाने के लिए 56 दिन तक का आमरण अनशन किया, ठीक है, हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनके मृत्यु के फलस्वरूप होता यह है कि एक तेलुगु भाषी राज्य इन्होंने भी अस्वीकार कर दिया। क्या, कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाएंगे। देखो, पहला कौन था, एसके धर, दूसरा जेपीवी, दोनों ने यही अनुशंसा दिया, दोनों का यही रिकमेंडेशन था। क्या रिकमेंडेशन था, कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं गठित करेंगे, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हम भले कर सकते हैं। लेकिन क्या, अक्टूबर 1953 के आसपास एक कांग्रेस के कार्यकर्ता हुए पोट्टी श्रीरामुलु, इन्होंने 56 दिन का हड़ताल किया, ठीक है, भूख हड़ताल। कितने दिन का, 56 दिन का, 56 डेज का इन्होंने भूख हड़ताल किया। बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो जिससे जनता में क्या आक्रोश फैलने लगता है। तो मजबूरी में अक्टूबर 1953 में एक तेलुगु भाषी राज्य, कौन सा, आंध्र प्रदेश, इनको क्या, भाषा के आधार पर एक राज्य बनाना पड़ता था। याद रखिएगा, भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है, एक आंध्र प्रदेश होगा। क्लियर। इसके बाद फिर तीसरा आएगा कौन सा, पहला, दूसरा, इसके बाद तीसरा कौन सा आएगा, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, ठीक है। फजल अली आयोग में एक तो फजल अली, इसके अलावा दो और मेंबर्स रहेंगे, कौन सा, एक तो के.एम. पडिक्कर, के.एम. पडिक्कर, और दूसरे में कौन, हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है। ये तीन लोग रहेंगे, तीन लोगों की समिति है, कौन सी, फजल अली आयोग। इसका भी रिकमेंडेशन लिया जाएगा। तो इसके रिकमेंडेशन में इस बात को स्वीकार कर लिया गया कि चलो ठीक है, भाषा के आधार पर राज्य गठित किए जा सकते हैं अगर इस तरह से डिमांड हो रही है तो। ठीक, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो तीसरी समिति, राज्य पुनर्गठन की जो समिति गठित की गई थी, फजल अली आयोग, इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि भाषा के आधार पर राज्य गठित किए जा सकते हैं, लेकिन एक भाषा एक राज्य का जो बात था उसको उन्होंने क्या किया, स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि हम भाषा के आधार पर राज्य का गठन करेंगे जरूर, लेकिन एक भाषा एक राज्य, या फिर ये कह सकते हैं कि एक राज्य एक भाषा के बाद क्या कर दिया गया, डिक्लाइन कर दिया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे कौन कौन सी तीन समिति गठित की गई थी। एक तो एसके धर समिति गठित की गई थी, दूसरा आपका जेबीपी या जेपीवी समिति गठित की गई थी, और तीसरा कौन सा, फजल अली आयोग। पहले दो समितियों ने भाषा के आधार पर राज्य गठन को अस्वीकार कर दिया, जबकि इन्होंने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्य के गठन पर जोर दिया। तीसरा आयोग जो फजल अली आयोग आया था, इसने भाषा के आधार पर राज्य गठन को स्वीकार तो किया, लेकिन एक भाषा एक राज्य ये वाला सिस्टम नहीं चल पाएगा। इन्होंने क्या कर दिया उस बात को, मतलब एक राज्य के लिए एक भाषा हो, इस बात से क्या हो गया, वो असहमत थे। ठीक है, इन्हीं की अनुशंसाओं पर याद रखें कौन सा अमेंडमेंट, 9th, ठीक है, 7वां संविधान संशोधन था। ये कौन सा, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जो हमारे पास 4 ग्रुप के स्टेट्स बनाए गए थे, ABCD। ठीक है, इसको तोड़ करके 14 राज्य और कितने, 6 यूटीज, मतलब क्या 14 स्टेट्स और 6 केंद्र शासित प्रदेश। कौन से संशोधन से, तो 7वें संविधान संशोधन से।
कौन से अमेंडमेंट से? तो 7वें संविधान संशोधन से कुल मिलाकर 20 राज्य गठित किए गए, जिसमें 14 राज्य और कौन से 6 केंद्र शासित प्रदेश गठित किए गए। कौन से अमेंडमेंट से? तो ध्यान रखिएगा 7th अमेंडमेंट से। ठीक है। 100th अमेंडमेंट किसके लिए था? तो ये बांग्लादेश के साथ सीमा समझौता, जिसमें करीब 111 क्षेत्रों में टोटल 6.1 किलोमीटर की बाउंड्री को हमने क्या किया? ट्रांसफर किया, हस्तांतरित किया। ठीक। उसके बाद 7th अमेंडमेंट से 14 राज्य और 6 यूटीज बनाए गए। क्लियर है? तो ये आर्टिकल 1, 2, 3, 4 इससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं, जो अमेंडमेंट्स हैं, राज्य पुनर्गठन से संबंधित जितने भी आयोग गठित किए, इन सारों बातों पर हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद जो अगला पार्ट हम डिस्कस करेंगे वो पार्ट हमारा 2, कौन सा? सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। ठीक है।